हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं चरणों शिक्षक बहाली को लेकर के। और यह मेरे एक प्रकार से आपसे व्यक्तिगत बातचीत है। इसमें मैं कमेंट्स के माध्यम से आपसे जो है कुछ चीजें जानना चाहूंगा और जो कुछ भी आप इस वीडियो में सुनेंगे, मैं चाहता हूं कि आप अपने कमेंट्स जो है सभी तरीके से रखें और आप इस बहाली के बारे में अब क्या सोचते हैं। इसमें मैं सभी अभ्यर्थियों से जो है कमेंट्स लेना चाहूंगा, जो भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं, जो ज्वाइन नहीं किए हैं, जो 7वें चरण की आस लगाए बैठे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों से मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट्स करिए, क्योंकि ये जो बिहार शिक्षक बहाली चल रही है ये मेरे समझ में अब नहीं आ रही है कि इसमें हो क्या रहा है। तो इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो हो सकता हो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपको इससे कुछ निष्कर्ष मिल जाए कि वास्तव में बिहार शिक्षा विभाग और बिहार शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार क्या करना चाहते हैं। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो आइए बात शुरू करते हैं और जानते हैं बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी किस तरीके से शुरू हुई थी, कहां तक पहुंची है और क्या इसमें होने की संभावना है। इसमें आज जो है हम आप सभी के विचार लेना चाहेंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। 2019 में जो विज्ञापन निकला था, आवेदन शुरू हुए थे, आवेदन चल रहे थे, आवेदन लिए गए, उस समय तक जो है सारी चीजें सही थी। औपबंधिक मेधा सूची का निर्माण हुआ, फिर आपसे जो है आपत्तियों पे सुधार मांगा गया, वहां तक भी सारा मैटर सही था। जब फाइनल मेरिट लिस्ट आने की बारी आई तो सबसे पहले जो है गड़बड़ी की गई बिहार टेट 2012 वालों के माध्यम से, जिसमें प्राथमिकता का जो है मांग किया गया। उसके बाद डीलेट के केस हुए, ब्लाइंड फेडरेशन के केस हुए, उसके बाद सीटेट एक्ट का केस हुआ, फिर विज्ञापन पे अभी देख रहे हैं आप हाल में केस हो गया। तो ये जो बिहार शिक्षक बहाली जो चल रही है, इसमें ये जो केस करने वाले अभ्यर्थी हैं, इनका भी बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। अगर आपके जानकारी में वो व्यक्ति है जिसने ये केस किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल्स आप लिख के दीजिए उस व्यक्ति के बारे में कि क्या वो शिक्षक अभ्यर्थी है कि नहीं है और उसने जो केस किया है वो क्यों किया है। अगर आप उसके बारे में जानते हैं, आप बिल्कुल उसके दोस्त मित्र हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो विज्ञापन वाला केस किया गया है उसकी आप जानकारी मुझे दे सकते हैं कि किसने किया है। ईडब्ल्यूएस का जो केस किया हुआ है इसकी जानकारी आप मुझे दे सकते हैं कि किस अभ्यर्थी ने किया है, कहाँ का है, किस क्लास का है। ये जानकारी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के दीजिएगा, क्योंकि मैं उन तक पहुंच नहीं सकता हूँ, मैं उनसे बात नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास उनके कॉन्टेक्ट्स नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी जो है बिहार शिक्षक बहाली में जो उलझने हैं, जो रहस्य बना हुआ है, ये मेरे समझ से बाहर है। अच्छा ठीक है, काउंसलिंग प्रक्रिया हुई, फर्स्ट फेज की काउंसलिंग हुई। जब फर्स्ट फेज की काउंसलिंग हुई तो फिर सवाल किसी ने नहीं उठाया। यूट्यूब चैनल्स जो हैं उन्होंने भी सवाल नहीं उठाए, जिनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, कि जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग जब शुरू की जा रही है तो सारी नियोजन इकाइयों में फर्स्ट फेज की काउंसलिंग क्यों नहीं एक साथ हो रही है। ये सवाल उसी समय उठना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। फर्स्ट फेज की जब काउंसलिंग शुरू हुई थी तो सारी नियोजन इकाइयों में फर्स्ट फेज की काउंसलिंग क्यों नहीं हुई। तो तर्क यह दिया गया बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से कि उनकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार नहीं है, उनका जो रोस्टर है वो तैयार नहीं है। तो यहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही फर्स्ट काउंसलिंग की डेट जो है नजदीक आई तो बाकी जो नियोजन इकाइयां थी जहां पे काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका था, वहां से यह तर्क आया कि दिव्यांगों के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए यहाँ की काउंसलिंग स्थगित की जाती है। बहुत ही भद्दा मजाक किया गया था बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के माध्यम से, जो है बिहार शिक्षा विभाग ने ये भद्दा मजाक किया। बिहार शिक्षा विभाग ने सबसे भद्दा मजाक किया। फर्स्ट फेज की काउंसलिंग नहीं शुरू होनी चाहिए थी जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट का पता ना चले, रोस्टर का पता ना चले और जो नए आवेदन आए थे उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में ना जोड़ा जाए। लेकिन लोग बहुत खुश थे, बिहार शिक्षक अभ्यर्थी सब बहुत खुश थे कि काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं था। धरना प्रदर्शन वाले भी खुश थे, कोर कमेटी टीम के मेंबर्स भी खुश थे कि हम लोगों ने आंदोलन किया और काउंसलिंग शेड्यूल जो है जारी करा लिया। लेकिन इसके पीछे तर्क बिल्कुल मेरा स्पष्ट है कि एस्टेट 2019 का अगर बवाल नहीं होता तो ये काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं होता। अब ये काउंसलिंग शेड्यूल जारी हुआ, काफी खतरनाक साबित हुआ बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जिसका परिणाम आज की डेट में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फेज की काउंसलिंग कहीं कहीं हुई, कहीं नहीं हुई। जहां नहीं हुई वहां का आज तक पता नहीं है कि वहां फर्स्ट फेज की काउंसलिंग कब होगी।
सेकेंड फेज की काउंसलिंग कहीं कहीं हुई, कहीं नहीं हुई, और जहां नहीं हुई वहां ना तो फर्स्ट फेज की हुई और ना ही सेकेंड फेज की हुई। बिहार शिक्षा विभाग लगातार डाटा जारी करता रहा कि इतनी सीटों पे, इतनी नियोजन इकाइयों में इतनी सीटें बुक कर ली गई हैं, इतनी सीटें बची हैं, और अंततः सेकेंड फेज में आते आते उसने डाटा चुराना शुरू कर दिया और उसने डाटा को छिपा लिया कि कितनी सीटों पे काउंसलिंग हुई है, कितनी सीटों पे काउंसलिंग नहीं हुई है। और अब क्या हो रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स की जो जांच चल रही है, उस जांच में यह निकल के आ रहा है कि लगातार धीरे धीरे अनियमितता का बहाना बना करके काउंसलिंग सेंटर्स की काउंसलिंग को रद्द किया जा रहा है। अब इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, आप इस बात को समझ लीजिए कि काउंसलिंग जब रद्द होती है तो वहां की बिहार शिक्षक बहाली का रद्द होना तय है, और जहां पे काउंसलिंग रद्द हो रही है वहां पर काउंसलिंग कब होगी इसका किसी को पता नहीं है, होगी कि भी नहीं होगी ये भी पता नहीं है। ये सारा सिलसिला अभी तक चल रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये निकल के आ रही है इस बिहार शिक्षक बहाली में कि जब अब अभ्यर्थियों को जांच के लिए बुलाया जा रहा है, जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, जब उनको जांच के लिए बुलाया जा रहा है, तो 300-400 लोगों को जब बुलाया जाता है तो 4 या 10 आदमी ही पहुंचते हैं। तो अब 4 या 10 आदमी पहुंचते हैं तो आप सोचने वाली बात ये हो जाती है कि जो सीटें वैकेंट चली जाएंगी उनका क्या होगा। अब बिहार शिक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर हम उन 4 लोगों को ज्वाइनिंग दे देते हैं तो बाकी सीटें बैकलॉग में चली जाएंगी, और अगर उस काउंसलिंग नियोजन इकाई का काउंसलिंग जो है अगर हम रद्द कर देते हैं फर्जी दिखा करके कि फर्जी अभ्यर्थी नहीं आए हैं, तब तो उस पर काउंसलिंग होने की संभावना बन सकती है। लेकिन अगर जो नीचे के जो अभ्यर्थी है, जो सही अभ्यर्थी, उनको अगर नियोजन पत्र दिया जाएगा तो जो बची हुई सीटें होंगी जिन पे फर्जी अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए थे, अब वो बैकलॉग में चला जाएगा। ये एक रूल है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि जहां जहां पे काउंसलिंग हुई है और फर्जी अभ्यर्थी निकल रहे हैं, अगर वहां का काउंसलिंग रद्द ना किया जाए तो जो बची हुई सीटें होंगी वो बैकलॉग में चली जाएंगी। अब ये भी एक समस्या है कि जब भाई बैकलॉग हो जाएगा तो फिर तो या तो अगले चरण की काउंसलिंग उस पर कराई जाए, लेकिन उस पर हो भी नहीं सकती काउंसलिंग, क्योंकि इसमें नियम ये था कि अगर अभ्यर्थी अब्सेंट हो जाएगा तो उस कट ऑफ के नीचे से ही जो है काउंसलिंग होगी, तो उन सीटों को भरा तो जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं भरा जा सकता है, लेकिन अब वहां पे कट ऑफ वाला मैटर हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि अभ्यर्थी उतने हैं कि नहीं है, आवेदन वहां पे दिए हैं कि नहीं दिए हैं। बहुत सारी चीजें इस बिहार शिक्षक बहाली में मुझे समझ में नहीं आ रही कि जहां 2,500 3,000 की जो मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट से अभ्यर्थी नहीं मिल रहे, मुझे इस समझ में नहीं आ रहा है। सीटें खाली चली जा रही हैं। हर एक नियोजन इकाई में आप ये मान के चलिए कि 3,000 से नीचे मिनिमम 1,500 की जो है मेरिट लिस्ट जो है मैंने देखी है, पंचायत में ऐसा होता है, लेकिन जहाँ ब्लॉक है, जहाँ जिला स्तर पे है, वहां पर 3,000 4,000, दरभंगा मुजफ्फरपुर यहाँ तो 12,000 तक जो है अभ्यर्थी मौजूद हैं, लेकिन वहां पर सीटें फुल नहीं हो पा रही हैं। बातें समझ से बाहर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सारे कैटेगरी के कैंडिडेट शामिल हैं, फीमेल मेल सब मिला करके हैं, फिर भी ये सीटें फुल नहीं हो पा रही हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। बिहार शिक्षा विभाग कह रहा है कि 1100 नियोजन इकाई में हम काउंसलिंग कराएंगे, 11,000 पदों के लिए कराएंगे, लेकिन ये जो काउंसलिंग होने वाली है थर्ड फेज की काउंसलिंग नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। ये ऐसी काउंसलिंग हो रही है, ऐसे नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग है जहां पर जो है नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग रद्द हुई थी और स्थगित हुई थी। तो थर्ड फेज की काउंसलिंग की कोई बात नहीं हो रही है, ना हो रही है, ना होगी। और 50 से 60,000 सीटें बच रही हैं, ऐसा भी शिक्षा विभाग बता रहा है। तो ये 50 से 60,000 सीटों पे स्पष्ट ये नहीं कर रहा है कि ये बैकलॉग में जाएगी या फिर इस पे जो है अगले चरणों की काउंसलिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे। ये सारे मुद्दे तो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं कि इन पर क्या करेगा बिहार शिक्षा विभाग, इससे कैसे निपटेगा। बिहार शिक्षक अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं, जो सही हैं, उनको नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्योंकि जब नियोजन इकाइयों की जांच चल रही है और जिस तरीके से जो फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं और वहां की काउंसलिंग रद्द की जा रही है, तो जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो परफेक्ट कैंडिडेट है, वो भी तो बाहर हो जा रहा है। तो ऐसे करते करते अगर जांच चलेगी तो मैंने पहले ही कहा था कि 80 से 90% नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द होना तय है। और जो सिलेक्शन की जो लिस्ट जो दिखाई जा रही है 37,000 38,000 के आसपास, उसमें से 11,000 कैंडिडेट तो आप ऑलरेडी घटा दीजिए जहां पर स्थगन हुआ या रद्द हुआ है, तो कितने लोग बचते हैं? 28,000 के आसपास बचते हैं।
फिर जो डॉक्यूमेंट जांच के बाद मुझे मुश्किल से लगता है कि लगभग 10,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने की उम्मीद हो सकती है। तो अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है, लेकिन फिर भी ये बिहार शिक्षक बहाली का जो प्रोसीजर है, जो सिस्टम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिहार शिक्षा विभाग और जो केस करने वाले अभ्यर्थी हैं, जो पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का केस पेंडिंग चल रहा है, सीटेट एक्ट का केस पेंडिंग चल रहा है, विज्ञापन पे अभी एक जो है याचिका लगाई गई है, आखिर इन पे बिहार शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि जब काउंसलिंग हो गई है और डॉक्यूमेंट जांच जहां पे हो चुका है और जहां के अभ्यर्थी जो है सेलेक्ट हो गए हैं डॉक्यूमेंट जांच के बाद, उनको तो ज्वाइनिंग लेटर मिलना बहुत आसान है, लेकिन नहीं मिल रहा है। उसमें ये कहते हैं कि परामर्शित समिति जो है भंग कर दी गई है और अगली समिति जब गठन होगी पंचायत इलेक्शन के बाद तब हम नियोजन पत्र देंगे। लेकिन यहाँ पर तो पंचायत इलेक्शन पे ही सवाल उठ गए हैं कि ईवीएम से कराएंगे, वीवीपैट पर्ची नहीं लगी है, उस पर भी याचिका लग गई, उस पर भी निर्देश आ गया कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग दे और 4 हफ्ते का समय फिर जो है लिया गया। यानी कि ना तो पंचायत चुनाव हो रहे हैं कंप्लीट, ना तो बिहार शिक्षक बहाली कंप्लीट हो रही है। अब पंचायत चुनाव में जो है 4 हफ्ते का समय उस याचिकाकर्ता को दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगने के लिए। अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो फिर वो जो है पटना हाई कोर्ट जाएगा, फिर वो केस चलेगा। तो इलेक्शन भी स्थगित है और उस इलेक्शन के चलते बिहार शिक्षा विभाग कह रहा है कि शिक्षक बहाली भी स्थगित है। और दूसरी तरफ जो है शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि काउंसलिंग के लिए पंचायती राज से अनुमति जो है मांगी गई है। तो पंचायती राज निदेशक के जो है डायरेक्टर कौन है इस समय, निदेशक कौन है, सब लोग जान रहे हैं। अब वो इस स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हैं, वो आखिर काउंसलिंग शेड्यूल क्यों नहीं ओके कर रहे हैं। उनको पटना हाईकोर्ट में जो केस हुआ है पंचायत की जो ईवीएम मशीन को लेकर, तो उसकी जानकारी तो उनको बिल्कुल है ही है, कन्फर्म है कि वो जानते हैं इसके बारे में कि ईवीएम मशीन पे जो है केसेस याचिकाकर्ता ने केस किया है कि वीवीपैट पर्ची नहीं है। जब उनको ये जानकारी है कि पटना हाईकोर्ट में केस जो है और उसमें 4 हफ्ते का समय दिया गया है, तो उनको ये चाहिए कि वो काउंसलिंग का लेटर जारी कर दें कि हाँ पंचायती राज में जो है अभी पंचायत इलेक्शन जो है स्थगित रहेंगे और आप अपना शिक्षक बहाली प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं, इस पे आचार संहिता का उल्लंघन का मामला नहीं बनेगा। तो कुल मिला जुला करके बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया का जो रहस्य है वो मेरे समझ से बाहर है और मुझे लगता है कि सिलेक्शन जो अभ्यर्थियों का हुआ है उनको नियोजन पत्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे इस मामले में भी डाउट है। और जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने अभी बयान दिया था कि 7वें चरण में लगभग 1.5 लाख शिक्षक बहाली हम करेंगे, तो 1.5 लाख का मतलब ये होता है कि 30,000 सीटें लगभग जो है वो आपकी स्टेट 2019 वाली थी और उसके बाद जो बच जाती हैं 1,20,000। तो 1,20,000 का मतलब क्या होता है कि 94,000 ये शिक्षक बहाली की सीटें और इसमें कुछ और जोड़ दीजिए तो 1,20,000 हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये तो नहीं है बिहार शिक्षा मंत्री का कि 6ठा चरण की बहाली हम रद्द कर देंगे। तो इसको समझना होगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और ये बातचीत आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।